Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहरी नजर डालने वाले हैं, भारत के वन और वन्य जीव संसाधन। नमस्कार। हमारा आधार रहेगा कक्षा 10 भूगोल की NCERT का अध्याय 2। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, लेकिन आमतौर पर भी पर्यावरण को समझने के लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के तथ्यों के साथ साथ उनके पीछे की पारिस्थितिकी, संरक्षण की जरूरतें और सामाजिक पहलुओं को भी समझें। हाँ, और जहां मुमकिन हुआ पिछले सालों के कुछ सवाल यानी PYQs भी देखेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की ये शानदार जैव विविधता से। NCERT में फ्लोरा और फौना की बात है। फ्लोरा यानी वनस्पति, हाँ, किसी क्षेत्र के पेड़ पौधे, और फौना यानी वहां के जीव जंतु। और भारत तो इस मामले में बहुत ही समृद्ध है ना? ओह बिल्कुल, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। ये विविधता मतलब ये जंगल, ये जानवर, ये कीड़े मकोड़े, ये सब मिलकर हमारी हवा, पानी, मिट्टी को ठीक रखते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जंगल पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ रोकते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, और हर जीव की, छोटे से छोटे कीड़े की भी इस पूरे सिस्टम में एक भूमिका है। ये हमारे जीवन का आधार है। ये बात तो है, पर शायद हम इसकी कदर नहीं करते, तभी तो इस पे खतरा है। बिल्कुल, और यहीं पर IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का वर्गीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है, ये समझने के लिए कि कौन कितना खतरे में है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहले हैं सामान्य जातियां या नॉर्मल स्पीशीज। इनकी आबादी ठीक ठाक है, जैसे साल के पेड़ या चीड़ या चूहे वगैरह। मतलब फिलहाल कोई खास खतरा नहीं। ठीक है। लेकिन फिर आती हैं चिंता वाली श्रेणियां, जैसे संकटग्रस्त जातियां। तो एंडेंजर स्पीशीज है। हाँ, एंडेंजर्ड मतलब जिनके लुप्त होने का खतरा है। हाँ बिल्कुल। अगर जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो रही है वो जारी रहे तो इनका बचना मुश्किल है। NCERT में उदाहरण दिए हैं काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेरपूंछ वाला बंदर भी, लाइन टेल्ड मैकैक, हाँ वो भी, और संगाई हिरण मणिपुर का। ये सब संकटग्रस्त है। और आपने शेरपूंछ वाले बंदर का जिक्र किया, इस पे तो शायद सवाल भी आया था पहले PYQ में। हाँ बिल्कुल, पूछा गया था कि इसका प्राकृतिक आवास कहाँ है। ये पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में मिलता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ये एक स्थानिक प्रजाति भी है, एंडेमिक। स्थानिक मतलब? एंडेमिक यानी जो सिर्फ एक खास भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। जैसे ये बंदर सिर्फ पश्चिमी घाट में मिलता है, या मान लीजिए अंडमानी टील जो सिर्फ अंडमान में मिलेगी, निकोबारी कबूतर सिर्फ निकोबार में। अच्छा, तो शेरपूंछ वाला बंदर स्थानिक भी है और संकटग्रस्त भी। ये दिखाता है कि सीमित जगह और इंसानी दखल कैसे खतरा बढ़ाते हैं। सही कहा। फिर एक और कैटेगरी है सुभेद्य जातियां, वल्नरेबल। ये संकटग्रस्त से कैसे अलग है? इनकी संख्या भी कम हो रही है, और अगर हालात नहीं सुधरे तो ये भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती हैं। मतलब स्थिति गंभीर है, पर अभी एंडेंजर्ड जितनी नहीं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। एशियाई हाथी भी, मुझे लगता था उनकी संख्या ठीक होगी। देखिए, उनकी रेंज बहुत कम हो गई है और उनके आवास लगातार टूट रहे हैं, इसलिए वो सुभेद्य हैं। और कौन सी श्रेणी है? फिर है दुर्लभ जातियां, रेयर स्पीशीज। इनकी संख्या वैसे ही बहुत कम है, ये ज्यादा फैली हुई नहीं है। अगर कोई नकारात्मक कारक आता है तो ये जल्दी से सुभेद्य और संकटग्रस्त बन सकती हैं, जैसे हिमालय वाला भूरा भालू या जंगली एशियाई भैंस। मरुस्थलीय लोमड़ी, हॉर्नबिल, ये भी दुर्लभ में आते हैं। हाँ, NCERT के अनुसार ये भी दुर्लभ हैं। और स्थानिक तो हमने समझ लिया। फिर सबसे आखिर में सबसे दुखद लुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ये वो हैं जो अब हैं ही नहीं। कहाँ नहीं है? मतलब उस इलाके में या पूरी दुनिया में? ये उन इलाकों से लुप्त हो गई हैं जहां ये पहले पाई जाती थी, खोज करने पर भी नहीं मिलती। जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये अब भारत में नहीं है। ओह, तो ये वर्गीकरण हमें एक तरह से चेतावनी देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए एक गाइड है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों प्रजातियां खतरे में पड़ती हैं। हाँ, इसलिए कारण क्या है? NCERT में तो काफी कुछ बताया गया है।
शुरुआत औपनिवेशिक काल से होती है। हाँ, कॉलोनियल दौर में बहुत बदलाव हुए। रेलवे के विस्तार के लिए, खेती योग्य जमीन बढ़ाने के लिए और टिम्बर यानी इमारती लकड़ी के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा गया। माइनिंग भी शुरू हुई। और आजादी के बाद क्या तब हालात सुधरे? पूरी तरह नहीं। देखिए, आजादी के बाद जनसंख्या बढ़ी, भोजन की जरूरतें बढ़ीं, तो कृषि का विस्तार तो जारी रहा। खासकर 1951 से 1980 के बीच बहुत सारी वन भूमि कृषि भूमि में बदली गई। अच्छा, और वो झूम खेती का भी जिक्र है जिसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। हाँ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। खासकर उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में आदिवासी समुदाय ये करते आए हैं। हालांकि इसके प्रभावों पर बहस है, पर बड़े पैमाने पर होने पर इससे वनों को नुकसान तो होता ही है। और विकास परियोजनाएं जैसे बड़े बांध? बिल्कुल, बड़े विकास प्रोजेक्ट्स जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, इनके कारण हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल डूबे हैं। नर्मदा सागर परियोजना का ही उदाहरण लें, मध्य प्रदेश में कितना जंगल प्रभावित हुआ। खनन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट खनन से गंभीर खतरे में है। और जो सीधे सीधे कारण दिखते हैं जैसे चराई, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करना। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण कारक है। खासकर स्थानीय स्तर पर चराई और ईंधन की लकड़ी का दबाव भी जंगलों को कमजोर करता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि इन संसाधनों पर किसकी पहुंच है और कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है। असमानता भी एक मुद्दा है। और फिर शिकार, अवैध शिकार, प्रदूषण, जंगल की आग, ये सब भी तो हैं। निश्चित रूप से आवास का विनाश, शिकार, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी अतिशोषण, पर्यावरण प्रदूषण, जहरीले रसायन, जंगल की आग, ये सब मिलकर हमारी वनस्पति और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक उदाहरण हिमालयन यव का भी दिया है एनसीईआरटी में, टेक्सास वाला चियाना। हाँ, ये बहुत मार्मिक उदाहरण है। ये हिमाचल और अरुणाचल में मिलने वाला एक औषधीय पौधा है। इसकी छाल, पत्तियों, टहनियों से टेक्सल नाम का रसायन निकलता है जो कैंसर के इलाज में बहुत प्रभावी है। अच्छा, फिर तो ये बहुत उपयोगी हुआ। हाँ, लेकिन इसी उपयोगिता की वजह से इसका इतना ज्यादा दोहन हुआ कि अब ये पौधा ही खतरे में पड़ गया है। हजारों पेड़ सूख गए हैं। ये दिखाता है कि अतिशोषण कितना खतरनाक हो सकता है। और इन सबका असर समाज पर भी पड़ता होगा, खासकर उन लोगों पर जो सीधे जंगल पर निर्भर हैं। बिल्कुल, संसाधन कम होने का सबसे ज्यादा असर गरीब समुदायों पर पड़ता है, खासकर महिलाओं पर। उन्हें चारा, पानी, ईंधन लाने के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका असर उनके स्वास्थ्य और काम पर भी पड़ता है। गरीबी कई बार पर्यावरण विनाश का सीधा परिणाम होती है। ये वाकई गंभीर स्थिति है। तो इसे रोकने, इसे पलटने के लिए क्या किया गया है? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जिक्र आता है। ये कितना अहम था? ये एक मील का पत्थर था, एक लैंडमार्क एक्ट। इसने पहली बार वन्य जीवों के रहने की जगहों यानी आवासों को कानूनी सुरक्षा दी। संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची जारी की गई। अच्छा, मतलब कौन से जानवर प्रोटेक्टेड हैं, इसकी लिस्ट बनी। हाँ, और उन लिस्टेड जानवरों के शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवों या उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इसी एक्ट के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनानी शुरू की। और फिर 1973 में आई प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ परियोजना। इसकी क्या जरूरत पड़ी? उस समय बाघों की हालत बहुत खराब थी। एक अनुमान था कि 20वीं सदी की शुरुआत में जहां 55,000 बाघ थे। 55,000? हाँ, वहीं 1973 तक वो सिर्फ 1,827 रह गए थे। ओह, इतना कम क्यों? कई कारण थे। उनकी खाल के लिए, हड्डियों के लिए दवा बनाने के नाम पर अवैध शिकार हो रहा था। जंगल सिकुड़ रहे थे, मतलब उनका घर छोटा हो रहा था। और जंगल में उनके शिकार यानी हिरण, जंगली सुअर वगैरह भी कम हो रहे थे। साथ ही इंसानी आबादी का दबाव भी बढ़ रहा था। तो प्रोजेक्ट टाइगर सिर्फ बाघ बचाने के लिए था या कुछ और भी? ये सब बाघ बचाने का प्रोजेक्ट नहीं था। इसका लक्ष्य था बाघों के साथ साथ उनके पूरे इकोसिस्टम को, उनके आवास को बचाना। ये एक इकोसिस्टम अप्रोच थी और ये दुनिया के सफलतम वन्य जीव अभियानों में से एक माना जाता है। क्या तब से संरक्षण के तरीकों में कुछ बदलाव आया है? मतलब क्या अब सिर्फ बड़े करिश्माई जानवरों पर ही फोकस है? नहीं, सोच बदली है। शुरुआत में शायद फोकस बड़ी प्रजातियों पर ज्यादा था, जिन्हें फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं।
लेकिन धीरे धीरे ये समझ बढ़ी कि पूरी जैव विविधता, पूरा इकोसिस्टम बचाना जरूरी है। मोस्टली मतलब छोटे जीवों पर भी ध्यान गया। बिल्कुल। 1980 और 1986 में वन्य जीव अधिनियम में संशोधन हुए। उनमें सैकड़ों किस्म की तितलियां, पतंगों, भृंगों, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित सूची में डाला गया। यहाँ तक कि 1991 में पहली बार पौधों की 6 जातियों को भी इस सूची में शामिल किया गया। अच्छा, पौधों को भी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि अब संरक्षण का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। हर जीव, हर पौधे का महत्व समझा जा रहा है। ये तो हुई संरक्षण की बात। अब अगर हम देखें कि जमीन पर इन जंगलों का प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे होता है, एनसीईआरटी में वनों के कुछ प्रकार बताए गए हैं: आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये सरकारी नजरिया है प्रबंधन का। सबसे पहले है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट्स। देश के आधे से ज्यादा वन क्षेत्र इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा? हाँ, इन्हें सबसे मूल्यवान माना जाता है संरक्षण और इमारती लकड़ी या दूसरे वन उत्पादों के नजरिए से। इनमें आमतौर पर लोगों की आवाजाही, चराई या लकड़ी काटने पर रोक होती है या बहुत सख्त नियम होते हैं। ठीक है। और रक्षित वन? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स? ये देश का लगभग 1/3 हिस्सा है। वन विभाग इनकी देखरेख करता है। इन्हें और ज्यादा नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ कुछ हद तक स्थानीय लोगों को सीमित अधिकार मिल सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ी बीनना या सीमित चराई, जब तक कि उससे जंगल को गंभीर नुकसान ना हो। तो आरक्षित ज्यादा सख्त, रक्षित थोड़े कम? हाँ, कह सकते हैं। इन दोनों आरक्षित और रक्षित वनों को मिलाकर स्थायी वन संपदा, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य टिम्बर उत्पादन और संरक्षण है। मध्य प्रदेश में ऐसे स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। और तीसरी श्रेणी? अवर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें हैं। ये सरकार, निजी व्यक्तियों या समुदायों के अधीन हो सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में और गुजरात के काफी हिस्सों में ऐसे अवर्गीकृत वन ज्यादा हैं, जहां अक्सर स्थानीय समुदाय ही इनका प्रबंधन करते हैं। अच्छा, तो ये सरकारी प्रबंधन की बात हुई, लेकिन क्या संरक्षण में आम लोगों, स्थानीय समुदायों की कोई भूमिका है? एनसीईआरटी तो इस पर काफी जोर देता लगता है। और बिल्कुल सही जोर देता है। भारत में संरक्षण कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। कई जगहों पर तो समुदाय सरकार से भी ज्यादा सक्रिय होकर अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। कोई उदाहरण? जैसे राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व का मामला है। वहां के गांव वालों ने खुद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन गतिविधियों का विरोध किया, क्योंकि उससे वन्यजीवों का आवास खतरे में था। वो खुद गश्त लगाकर वनों की रक्षा कर रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स का भी जिक्र है, देववन। हाँ, ये प्रकृति पूजा का एक अद्भुत रूप है। भारत में सदियों से कबीले और स्थानीय समुदाय प्रकृति की पूजा करते आए हैं। कई समुदायों ने जंगल के कुछ हिस्सों को पवित्र मानकर उन्हें पूरी तरह अछूता छोड़ा है। वो मानते हैं कि यहाँ देवी देवता वास करते हैं। तो इन हिस्सों में कोई पेड़ नहीं काटता? बिल्कुल नहीं। ना पेड़ काटते हैं, ना शिकार करते हैं। इन देववनों में आपको बहुत पुरानी, घनी और जैव विविधता से भरपूर वनस्पति मिल जाएगी। छोटा नागपुर इलाके में मुंडा और संथाल समुदाय महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में आदिवासी शादी के समय इमली और आम के पेड़ पूजते हैं। हम में से कई लोग पीपल, वटवृक्ष को पवित्र मानते ही हैं। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का उदाहरण भी है शायद। हाँ, बिश्नोई गांव जो राजस्थान में है, उनके आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड को आराम से घूमते देख सकते हैं। वो लोग इन्हें अपने समुदाय का अभिन्न अंग मानते हैं और कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सह अस्तित्व का बेहतरीन उदाहरण है। और वो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन हिमालय में हुआ। ये सिर्फ पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनसे चिपक जाने तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या था उसमें? इसने ये भी दिखाया कि स्थानीय समुदाय न सिर्फ जंगलों को बचा सकते हैं, बल्कि वहां की स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल करके फिर से जंगल लगा भी सकते हैं, यानी वनीकरण कर सकते हैं। इसने ये भी साबित किया कि पारंपरिक तरीके व्यावसायिक कटाई से बेहतर हो सकते हैं। और टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन? हाँ, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य, इन्होंने दिखाया कि बिना सिंथेटिक केमिकल के पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करके भी खेती की जा सकती है और वो आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकती है।
ये हमारी कृषि जैव विविधता को बचाने का प्रयास है। ये सब तो समुदाय की अपनी पहल हुई। क्या सरकार ने भी समुदाय को जोड़ने के लिए कुछ किया है? वो जेएफएम का जिक्र आता है, संयुक्त वन प्रबंधन। हाँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। ये भारत में समुदायों को वन प्रबंधन और संरक्षण में सीधे तौर पर शामिल करने का एक बड़ा कार्यक्रम है, खासकर जो जंगल बिगड़ चुके हैं उन्हें सुधारने के लिए। ये शुरू कहाँ से हुआ? इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने इसका पहला प्रस्ताव पास किया। अच्छा, ओडिशा से। इसमें होता क्या है? इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनती हैं, जैसे वन सुरक्षा समिति। ये लोग वन विभाग के साथ मिलकर जंगल की सुरक्षा और प्रबंधन का काम करते हैं। बदले में इन समुदायों को जंगल से मिलने वाले लाभों में हिस्सेदारी मिलती है। कैसे लाभ? जैसे गैर इमारती वन उत्पाद, पत्ते, फल, गोंद, शहद वगैरह। और जब टिम्बर की कटाई होती है तो उसकी आय में भी उनका हिस्सा होता है। ये एक तरह की साझेदारी है। ये जो काफी अच्छा मॉडल लगता है। और यहीं पर शायद वो 2006 वाला कानून भी जुड़ता है, वन अधिकार अधिनियम। बिल्कुल सही। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इस पर एक PYQ भी था कि इसके तहत अधिकारों को निर्धारित करने की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? कौन करता है? ग्राम सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानून उन समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है जो सदियों से जंगलों में रहते आए हैं और जिनका जीवन जंगल पर निर्भर है। ये उन्हें न सिर्फ संसाधन उपयोग के अधिकार देता है, बल्कि संरक्षण और प्रबंधन में भी उनकी भूमिका को स्वीकार करता है। ये JFM की भावना को और मजबूत करता है। वाकई, ये अध्याय संरक्षण के कई पहलू दिखाता है। कानूनी, सरकारी प्रबंधन और सबसे अहम, लोगों की भागीदारी, समुदाय की भूमिका। हाँ, ये एक होलिस्टिक तस्वीर पेश करता है। चलिए, अब अध्याय के आखिर में जो अभ्यास दिए हैं, उनके जरिए जो मुख्य बातें हमने सीखी, उन्हें थोड़ा और पक्का कर लेते हैं। सवाल जवाब के बजाय हम उनसे निकली सीख पर फोकस करते हैं। ठीक है। जैसे एक अभ्यास था प्रजातियों को उनकी IUCN स्थिति से मिलाने का। इससे मुख्य बात ये समझ आती है कि हमें पता होना चाहिए कौन सी प्रजाति किस हाल में है, संकटग्रस्त है, सुभेद्य है, दुर्लभ है, ताकि हम सही जगह पर ध्यान दे सकें। हाँ, प्राथमिकता तय करने के लिए जरूरी है। फिर लुप्त और संकटग्रस्त में या फ्लोरा और फौना में अंतर पूछा था। ये बुनियादी परिभाषाएं हैं जो किसी भी चर्चा के लिए क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत वनों को उनकी परिभाषा से मिलाने वाले अभ्यास से हमें पता चलता है कि भारत में जंगल मैनेज करने के अलग-अलग तरीके क्यों हैं और उनके पीछे क्या सोच है। और एक सवाल था, जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हमने शुरू में ही बात की थी कि ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, ये हमारी हवा, पानी, मिट्टी, यानी हमारे जीने के लिए जरूरी है। सही। और एक सवाल था कि इंसान की गतिविधियों ने कैसे फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाया है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की, कॉलोनियल दौर से लेकर आज के कृषि विस्तार, बड़े प्रोजेक्ट्स, खनन, शिकार, प्रदूषण, अति उपभोग तक। और वो बड़ा सवाल था कि समुदायों ने कैसे संरक्षण में भूमिका निभाई है। यहाँ से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि भारत में संरक्षण बिना लोगों की भागीदारी के सफल नहीं हो सकता। चाहे वो पवित्र उपवन हो, चिपको जैसा आंदोलन हो, बिश्नोई समुदाय का उदाहरण हो या फिर JFM जैसी सरकारी पहल। बिल्कुल। समुदाय संरक्षण का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। ये अभ्यास अध्याय के मुख्य संदेशों को ही रेखांकित करते हैं। तो अब बिल्कुल आखिर में परीक्षा के नजरिए से कुछ खास बिंदु देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना जरूरी है? मेरे हिसाब से कुछ चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। IUCN की श्रेणियां, नॉर्मल, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, इनकी परिभाषा और कम से कम एक दो मुख्य उदाहरण, जैसे काला हिरन, एंडेंजर्ड, एशियाई हाथी, वल्नरेबल, अंडमानी टील, एंडेमिक, एशियाई चीता, एक्सटिंक्ट। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसका साल और मुख्य उद्देश्य, आवास सुरक्षा, शिकार पर रोक। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, साल 1973 और इसका उद्देश्य। वन अधिकार अधिनियम 2006, खास कर ये जानना कि ग्राम सभा प्रक्रिया शुरू करती है। संयुक्त वन प्रबंधन JFM, इसकी अवधारणा और कि ये उड़ीसा से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, ये किस चीज से जुड़े हैं? वन के प्रकार, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत का मोटा मोटा अंतर। ठीक है, ये हुए प्रीलिम्स पॉइंटर्स।
और मेंस के लिए इन तथ्यों से आगे बढ़कर सोचने वाली क्या बातें हैं? मेंस इनसाइट्स। मेंस के लिए विश्लेषण जरूरी हो जाता है, जैसे संरक्षण में समुदाय की भागीदारी क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसे और प्रभावी कैसे बनाएं, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन कैसे बने, क्या ये हमेशा एक दूसरे के विरोधी हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है इस संदर्भ में? जैव विविधता खोने के नैतिक आयाम क्या हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है आने वाली पीढ़ियों के प्रति? JFM या वन अधिकार अधिनियम जैसे अच्छे कानूनों को जमीन पर लागू करने में क्या दिक्कतें आती हैं? नौकरशाही, स्थानीय राजनीति, जागरूकता की कमी, इनका हल क्या हो सकता है? कॉलोनियल दौर की वन नीतियों का आज भी क्या असर दिखता है हमारे जंगलों और वनवासी समुदायों पर? ये वो बड़े सवाल हैं जिन पर एक गहरी समझ बनानी होगी। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो सोच विचार कर सकते हैं। जरूर। अधिकार शुरू से ही प्लान का हिस्सा हो, न कि कोई ऐसी चीज जिसे बाद में जोड़ा जाए या जिस पे ध्यान ही न दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और श्रोताओं का भी धन्यवाद कि वो हमारे साथ बने रहें। उम्मीद है ये सत्र आपके लिए उपयोगी रहा होगा। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.